चुनाव 2024 पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के साथ। मैं उनके साथ जो उनके दिल के करीब सवाल हैं या जिन्हें वो बिल्कुल गोलमोल जवाब न दें, जहनी तौर पर उनके जवाब दें, उन सवालात पर उनसे बात करूंगा। और वो अपनी इस शख्सियत के लिए जाने भी जाते हैं तो वो बात बहुत साफ और सदे हुए लहजे में करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, हम बात करने के लिए आए हैं। और आपको बता दें कि भाजपा ने अभी 195 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की थी, वो पहली लिस्ट जारी की थी। और सूत्र ये बताते हैं कि उस लिस्ट में उन प्रत्याशियों को लिया गया जिन पर भाजपा 100 नहीं 110% कॉन्फिडेंट है कि ये तो सीटें लगभग उसके खेमे में ही है। डॉक्टर साहब को तीसरी बार भाजपा ने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा रही है। हालांकि अब जो अगर ये इस बार इनकी हैट्रिक लगती है तो जो अभी तक का यहाँ का लोकसभा का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा जो टेन्योर रहेगा, सबसे ज्यादा कार्यकाल रहेगा, वो डॉक्टर महेश शर्मा के नाम हो सकता है। हम अपनी बातचीत शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब से ये कहेंगे कि बातें बहुत खुले दिल से हों और साफ साफ हों। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं मयंक राणा नेशन इशू के साथ, और हमारे केपी सिंह जी इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है, पहले फेज के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो रहे हैं, तो दूसरे फेज के भी अब 28 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। आपके इस लोकसभा की बात करें, 2019 में एक कांग्रेस से प्रत्याशी आए, वो चले गए। अभी 2024 की बात करें, फिर एक समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे, तो वहां भी फिर बदलाव करना पड़ा। तो ये चक्कर क्या है आपके सामने? कुछ आपके किस तरह जो सामने वाला विपक्ष है, तो मेरा सीधा तौर से ये कहना है कि आपका कंपटीटर कौन है इस चुनाव में? या तो आपका अपना मार्जिन होगा, आप लगभग 3,30,000 3,40,000 से पहले जीते, 60% आपको वोट मिला, तो आप अपना जो कंपटीटर है वो किसे मानते हैं? देखिए, हमारे यहाँ चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, हमारे यहाँ चुनाव पार्टी लड़ती है, एक विचारधारा लड़ती है, एक संगठन लड़ता है। व्यक्ति उसमें सबसे पीछे गौण है। हमारे यहाँ आज मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी का कंपटीटर कौन है देश भर में, या नरेंद्र मोदी जी का कंपटीटर कौन है पूरे देश में, जिस प्रधानमंत्री की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी हो, उसमें आप अगर लोकल स्तर पर हम देश में और गौतम बुद्ध नगर में कंपटीटर सोचें तो कंपटीशन की बात ही कहां हो गई? कौन है कंपटीशन में? मायावती जी की एक भी सीट नहीं है यूपी में, अखिलेश यादव जी की 2-3। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का है, देश के भविष्य का है, देश के भाग्य का है, देश की तकदीर का है, और उस तकदीर का मसीहा, उसका खिवैया एक ही है, नरेंद्र मोदी। कंपटीशन निल। डॉक्टर साहब, आपके 2 कार्यकाल आप पूरे हो गए। जब 2016 में सरकार ने एक्सटेंशन किया था, तो आपको सिविल एविएशन, टूरिज्म और कल्चरल, आप केंद्रीय मंत्री रहे थे। तो मैं इसलिए आपसे इस लोकसभा से बाहर भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपकी सियासत एक दायरे में नहीं है, लगभग आप केंद्रीय मंत्री रहे हो, तो मैं बाहर से भी सवालात उठाने का प्रयास करूंगा। जो अगर हम गौतम बुद्ध नगर की ही बात करें, आपको अगर लोकसभा की बात करें तो आपको 10 साल हो गए। आपके जो दिल के और जहन के बिल्कुल करीब प्रोजेक्ट था, जिसे आप चाहते थे कि अगर ये आ जाएगा तो मेरी लोकसभा की अर्थव्यवस्था या मेरी लोकसभा में रोजगार, उसमें गति मिल जाएगी, वो कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपके ज्यादा दिल के करीब रहा, जिसको आप जमीन पर लाने के लिए उतावले थे, दिल्ली लखनऊ, जिसके लिए आपको मतलब काफी मशक्कत करनी पड़ी हो? कोई ऐसा प्रोजेक्ट था? देखिए, जब मैं पहली बार 3 मंत्रालय में आया तो संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसमें से 2 मेरे पास स्वतंत्र प्रभार थे, और फिर अगले फेज में मुझे पर्यावरण मंत्रालय ही दिया गया। 4 मंत्रालयों में मैंने काम किया। जाहिर सी बात ही, संस्कृति पर्यटन मंत्रालय में प्रधानमंत्री जी का सपना था कि देश का पर्यटन, जो हिंदुस्तान की 6.8% जीडीपी को सर्विस करता है, उसमें अकूत संभावना है, और पर्यटन के माध्यम से देश की इकोनॉमी को सुधारा जाए। हमने उस प्रयास को किया। हमने
अपने मॉन्यूमेंट्स, अपने टूरिज्म प्लेस। और पीएम की सोच बहुत बड़ी होती है, वो कहते हैं काम मत करो लेकिन करो तो बड़ा करो, और वो काम हमने किया। लेकिन उसके बाद जिस मंत्रालय में मैं रहा, नागरिक उड्डयन में, 2014 में मैं मंत्री बना। 14 में ही एक 16 में बने आप, एक्सटेंशन में नहीं, सरकार एक्सटेंशन में आई थी, एक्सटेंशन हुआ था कैबिनेट का शायद। मैं 14 के अंदर 26 मई को सरकार बनी और नवंबर में मैं मिनिस्टर बन गया जी जी, हाँ तो मुझे गलत जाना। था। और मिनिस्टर बनने के बाद जब मैं सिविल एविएशन मंत्रालय में सोचा, तो लोगों को कहते थे कि हाँ, दिल्ली हवाई अड्डे पर ट्रैफिक जाम रहता है, जहाज लैंडिंग की समस्या होती है, पेट्रोल वेस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, वेटिंग टाइम, ट्रैफिक जाम इतना होता है कि लोगों के जहाज निकल जाते हैं। एक हमारी संस्था है इकाओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने वार्निंग दे दी थी भारत सरकार को कि 2023 तक दिल्ली एयरपोर्ट चोक हो चुका होगा, उसकी क्षमता और कोई हवाई जहाज उतारने की नहीं बचेगी। जाहिर सी बात है, किसी हवाई अड्डे को डेवलप करने में 5 साल का समय कम से कम लगता है, तो उन्होंने वार्निंग अपने सफिशिएंट समय में दे दी थी, 5 से 10 साल लग जाते हैं। बल्कि हमारी सरकारें जो, उसमें प्रदेश और देश की सरकारें की जरूरत होती है, दोनों का समायोजन हो तभी एयरपोर्ट बनता है। तो लेकिन प्रदेश में जो सरकारें थी वो उसमें ठंडे बस्ते में बैठी रही 20 साल से। चाहे यहाँ वो तो जब शायद अपोजिशन की उस वक्त सरकार अखिलेश यादव जी की सरकार थी। जी जी। तो मेरे सामने जब ये वार्निंग सिग्नल आया, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और मेरी सरकार के और लोगों से, फाइनेंस मिनिस्टर, हमने कहा साहब हमें अब तैयारी करेंगे, तब हम 2023 तक या 20 तक हम एयरपोर्ट ला पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने तुरंत इसकी जरूरत समझते हुए इस पर कार्य करने का आदेश दे दिया। हम लोगों ने काम किया, अखिलेश यादव जी की भी सहमति जरूरी थी। वो उस वक्त चाहते थे कि हमारी एयरपोर्ट बने आगरा के पास या सफाई, उन्हें वही नजर आता था। तो मैंने उन्हें समझाया कि एनसीआर में एयरपोर्ट की जरूरत है, आगरा में नहीं, सफाई में नहीं, जो इस एयरपोर्ट का लोड ले सके। उसमें हमारे पास चॉइस थी, यहां आए, राजस्थान में भिवाड़ी में जाए, रोहतक में जाए। तीसरा किसी ने सवाल उठा दिया, साहब आगरा जा सकता है। मुझे खुशी है, हमने सब एजेंसियों को बताया, इंटरनेशनल एजेंसीज बैठी, और आखिरी के अंदर जीत हमारी हुई। प्रधानमंत्री जी इस पर सहमत हुए कि एयरपोर्ट आगरा में बने। 2014 की एंड में ये शुरुआत हुई, बल्कि असली शुरुआत काम तो 15 में शुरू हुआ। 17 में हमारी सरकार यूपी में भी आ गई। जो अभी दूसरे टेन्योर में मोदी जी ने जो भाजपा ने काम किए हैं, एनडीए ने, वो एक तो सर ट्रिपल तलाक और सीएए और धारा 370 जे&के से, और अगर महिला आरक्षण, ये 4 बड़े काम जो केंद्र सरकार के मानते हैं हम, या जो परसेप्शन है लोगों में, इसमें से आप मतलब आपको सबसे बेहतरीन काम कौन सा लगा? आप तो ये कहेंगे कि सारे बेहतरीन है जब आपकी सरकार ने किए हैं, जिसको मतलब आप प्रायोरिटी पहले नंबर पे दे। देखिए, इसको बिल्कुल थर्मोमीटर में डाल के तो देखना कोई मुश्किल भी है, एक काम। लेकिन अगर मैं सच कहूं तो धारा 370 का हटना एक ऐसी समस्या थी, एक ऐसी अपेक्षा थी, एक ऐसी भूल सुधार का कारण बनी हो। जो भूल उस वक्त के कांग्रेस प्रशासकों ने की, वो भूल सुधार देश की जरूरत थी, देश की सुरक्षाओं के हित में था, देश के भविष्य के लिए, और हमारा सिरमौर कहलाने वाले कश्मीर के भी हित में था। तो मैं समझता हूँ वो काम जो सबसे बड़ा हुआ। हालांकि उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 3 तलाक का काम भी कम नहीं था। हमारी मातृशक्ति, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय होता था उसको भी। और अगर कहें सीए की बात, तो जिन 5 हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध जिनको ये सुविधा दी गई है, आप बताएं इनको अगर हिंदुस्तान शरण नहीं देगा, नागरिकता नहीं देगा, तो वर्ल्ड का कौन सा देश देगा? आप ऐसे सियासतदान हैं, अगर हम भाजपा की बात करें, आप अटल आडवाणी के भी युग में रहे और आप मोदी शाह के भी युग में रहे। हालांकि आप
कहेंगे कि मेरी पार्टी का मिशन और विजन एक है, पर मैं ये कार्यशैली में जो दोनों युगों की कार्यशैली में उसमें अगर मामूली सा भी आपको डिफरेंस लगा तो वो क्या है? देखिए, हर व्यक्ति, हर समय और उस वक्त की परिस्थितियां, ये सब मिलकर तय करती हैं। अटल जी का एक अलग युग था, हमारी 2 सीटें थी। आज मोदी जी के युग में पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बन गई और तीसरी बार बन रही है, और फिर तो ना जाने कितनी बार और बनेगी। ऐसी स्थिति अटल जी के युग में थी ही नहीं। 24 पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई थी। तो इसलिए उन दोनों को कंपैरिजन करना, मैं समझता हूं, किसी भी तरह उचित नहीं होगा। समय के अनुसार अटल जी की सरकार ने बहुत बेहतरीन काम की, लेकिन मोदी जी की सरकार ने जो काम किए वो तो मील का पत्थर बन गए हैं, इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। डॉक्टर साहब, आपकी लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 5 विधानसभा आती है। 2 विधानसभा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की हैं, सिकंदराबाद, खुर्जा। और यहाँ जो वोटर हैं, दादरी और नोएडा में यहाँ 7.5, 7, 4, 4 इस रेंज में वोटर हैं। जो एक फोटो आपकी बड़ी वायरल हुई जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह से के साथ, आप उनकी बेटी की शादी में गए और उनसे गले मिले, और फिर एक फोटो और वायरल हुई, आप दोनों एक गाड़ी में रहे। तो मतलब सांसद विधायक जब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पर क्या लोगों में नैरेटिव या परसेप्शन है, जब आप दोनों की फोटो देखते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं बड़े भाई हैं हमारे, हमारे सांसद हैं। तो मतलब आप कहते हैं कि विधायक हैं हमारे भाई हैं, तो मतलब फिर ये लोगों में चर्चा का विषय क्यों बनता है? इस पर आज विराम लगाओ। देखिए, मेरी तरफ से इसकी शुरुआत भी कभी नहीं हुई थी, तो इसलिए विराम लगाने वाला विषय की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं अगर कहीं कोई चर्चा है, तो मेरी तरफ से इस पर विराम नहीं, पूर्ण विराम। और रही बात आपस के, हम दोनों एक ही पार्टी के हैं। वो जब पार्टी में आए तो मैं पार्टी का सांसद था, वो उससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे। उनको पार्टी में आए वो, मैं भी उसमें सहमति और मेरा भी सहयोग था उसमें। और हम दोनों, जब भाई आपने कह दिया तो मैं बड़ा हूं, तो जाहिर सी बात है वो मेरे छोटे भाई हैं। और हम दोनों मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए वह सब कुछ करेंगे जिसकी अपेक्षा क्षेत्र के लोगों ने हमसे की है। आपका जो सियासत का जो करियर है वो 20-25 साल का हम देख रहे हैं, आप संघ से भी जुड़े रहे और बतौर पेशे से आप फिजिशियन हैं। कभी कोई इस सियासत के करियर में कभी कोई ऐसा घटना हुई हो कि आपको अपने सियासत के पेशे के दौरान ही किसी आपके मतलब रोड पे कोई रोड रेज की घटना हुई हो, जहां आपको उस पेशे से भी गुजरना पड़ा हो, आपने उसकी मदद की हो, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, कोई ऐसी घटना? देखिए, ऐसी घटना एक बार नहीं, कई बार होती है। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, गाड़ी में भी चलता हूँ, हवाई जहाज में भी चलता हूँ, देश विदेश की यात्राएं भी करता हूँ, तो हर जगह कदम कदम पर हाँ, ऐसी घटनाएं होती रही। आपने पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी। मेरी गाड़ी आ रही है, चला हुआ देखा, रोड के सामने खड़ा है, लोग तमाशबीन बने हुए हैं, हमने उसको डाला। मैं विश फ्लाइट की यात्रा में हूँ, पीछे से कॉल आती है, कोई फ्लाइट में डॉक्टर है, मैं हाथ उठा देता हूँ। मैं विश्व वर्ल्ड के एक टूरिस्ट प्लेस में हूँ, स्विट्जरलैंड में, वहाँ एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ती है, फिर आवाज उठती है कोई डॉक्टर, तो वहां भी मैं अपना रोल अदा डॉक्टर करता हूँ। साहब, जो आपकी ये सियासत की पारी चल रही है अब, क्योंकि एक आयु के बाद आदमी बुजुर्ग भी हो जाता है, 10-15 साल आपके पास हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, और जो आपने ये लेगेसी, ये विरासत अपनी बनाई है, लोगों से जो आपका अटैचमेंट है, जैसे हमने बिसाड़ा अखलाक कांड में देखा, बड़ा माहौल खराब था, आप पहुंचे वहां और मतलब सब चीजें काबू हो गई। तो इस विरासत को आपके जैसे बेटे हैं कार्तिक शर्मा, इस विरासत को घर के किस सदस्य को आप देना मतलब चाहेंगे? आपके मन में कुछ अगर बात हो। देखिए, 2 विषय है। एक है मेरे व्यवसाय से रिलेटेड वसीयत। जाहिर सी बात है वो वसीयत मेरे बेटे बेटी के नाम जाएगी, पत्नी बेटे बेटी के नाम जाएगी, उसमें कोई हमारे संविधान और कानून सम्मत है। रही बात राजनीतिक विरासत की, हमारी पार्टी में स्वयं मोदी जी इस बात के गवाह हैं, वो परिवारवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, और मैं भी नहीं रखता हूं। मेरे परिवार में से आपने देखा होगा कोई भी एक्टिव पॉलिटिक्स तो में नहीं है। मेरा आप जरूर समर्थन वो कुछ मदद कर देते हैं, लेकिन मेरे परिवार में से कोई भी एक्टिव पॉलिटिक्स में ना है और ना आगे रहने की इच्छा रखता है। डॉक्टर साहब, अभी अगर हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने पहली न्याय यात्रा निकाली तो कर्नाटक और हिमाचल छीन लिया। अब दूसरी उन्होंने 4,000 किलोमीटर पैदल चले हैं
और भाजपा तो बस मीडिया में और अखबारों में बनी हुई है। और अब 4000 किलोमीटर वो पहले ऐसे राजनीतिक हैं जिन्होंने जमीन पे रह के काम किया है, इस बार आधा भारत छीन लेंगे। क्या कहना है आपका इस विषय में? जो वर्तमान में उसमें रहे, आगे क्या होगा वो भविष्य बताएगा। वर्तमान में ये है कि जो 10% सीटें हमारे यहाँ चाहिए थी विपक्ष का मेडल मिलने के लिए, तमगा मिलने के लिए, वो भी नहीं प्राप्त कर सके। एक राष्ट्रीय पार्टी, उसका हश्र क्या है, क्या होगा। अखिलेश यादव के साथ मिल गए वो उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। देखिए, जिसे कहते हैं ना कि 2 जीरो मिलकर 10 नहीं होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा पीडीए ही एनडीए को हराएगा सर। अब वो अपने पीडीए का पिछला कोई इतिहास तो बता दें, कुछ पीडीए ने अभी तक तीर चलाए हो तो पिछला इतिहास में बता दें पीडीए ने क्या किया अभी तक। आप अपना कितना स्कोर समझते हैं 80 में से पार्टी का? देखिए, हम जितना पिछले बार लाए थे उससे बेहतर स्थिति में होंगे, और इस बार की हमारी पार्टी की परफॉर्मेंस डेफिनेटली पहले से अच्छी होगी। मेरे आखिरी सवाल है आपसे कि 2024 का चुनाव चल रहा है। यहाँ भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 26 तारीख को चुनाव होना है। तो आपको इस चुनाव में कोई एक चैलेंज जो महसूस हो रहा हो तीसरी पारी में अपनी में, और जो टर्न आउट है जिसके लिए चुनाव आयोग भी प्रयासरत है, उसके लिए आपकी, क्योंकि नोएडा की अगर बात करें तो पिछली बार भी 50% मतदान हुआ था, 7.5 लाख के करीब पोलिंग है। अगर मतदान, क्योंकि वीकेंड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो पॉलिसी मेकिंग में भी यहाँ के लोगों की भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं कि मतदान बढ़े? देखिए, शासन, प्रशासन, चुनाव आयोग और हम सबकी मंजिल एक है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1206 गांव हैं, जिनमें से करीबन 946 गांवों में मैं स्वयं जा चुका हूं। 582 हाई राइज सोसाइटी हैं, जिनमें से लगभग 536 सोसाइटियों में मैं हो आया हूं। और मैं वहां जाके सिर्फ पहली अपील मेरी ये होती है कि आप वोट डालने जरूर जाए, और जैसी बात है, जो वोट पड़ेगा उसका 99% नरेंद्र मोदी को पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बात कर